नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को नई दिल्ली पहुंच गए हैं और उनका ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में व्यापार और रणनीतिक मुद्दों को लेकर हालत जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। दिल्ली पहुंचने से पहले मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने मिशन रीज ऑफ चैरिटी की मदर हाउस पहुंचकर मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उनकी पत्नी भी मौके पर मौजूद रही। दिल्ली में रूबियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में व्यापार, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और एआई, सेमीकंडक्टर और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरे में क्वाड बैठक भी बेहद ही अहम मानी जा रही है। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक समूह है जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और इस बार क्वाड जो है वो बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा भी इस दौर का बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल और एलएनजी गैस का आयात बढ़ाए, जबकि भारत रूस समेत कई देशों से सस्ते कच्चे तेल खरीद रहा है और ऐसे में ऊर्जा साझेदारी को लेकर अहम बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी भी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय सेना पहले से ही अमेरिका के कई आधुनिक रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है और अब दोनों देश संयुक्त रक्षा उत्पादक और नई सैन्य तकनीकों पर भी साथ में ही काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की कानूनी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने डबल पैन कार्ड मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। बताया जा रहा है कि ये मामला 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाने और उनमें अलग अलग जन्म तिथि दर्ज कराने से जुड़ा हुआ है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए उम्र बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की थी और इसी साजिश में आजम खान भी शामिल थे। इस मामले में साल 2025 में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है। अदालत ने दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। अदालत में अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड में अलग अलग जन्म तिथि दर्ज है। 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सजा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सजा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सजा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। आजम खान को जो सजा थी वो जो 7 साल है वो 10 साल बढ़े ही है। अब्दुल्ला आजम खान जो 7 साल थी उसको 7 साल ही कटी हुई। 7 साल उनका जुर्माना बढ़ा है। कितना जुर्माना बढ़ा है? जुर्माना जो आजम खान का था वो 5 लाख है और अब्दुल्ला आजम खान का 3.5 को 5 लाख हुआ। अब्दुल्ला आजम खान पे अलग है, वो 3.5 लाख है। तो अब जो जुर्माना लगा जो है वो 5 लाख का जुर्माना है। 1 घंटे के बाद ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये पहला ऐसा फैसला है जिसमें सजा को बढ़ाया गया है और सजा के अगेंस्ट हम लोग गए थे कि सजा ये कम है और सजा इसमें कोर्ट ने हमारी सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी सत्य की ही जीत होगी। देखिए, जो राज्य की जो अपील लगाई गई थी सजा वृद्धि को लेके, उसमें जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 7 साल की, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं सभी में सजा वृद्धि की गई है माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा। और इसमें जो मोहम्मद आजम खान है इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खान है इनकी जो सजा है 7 साल की और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है। वहीं तुषार शर्मा मर्डर केस में अब लगातार और भी ज्यादा ये हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, वहीं दूसरी तरफ भोपाल पुलिस ने आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गिरिबाला सिंह की जाँच में शामिल होने के लिए 3 बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला और अब पुलिस ने उनकी अग्रिमी जमानत रद्द करने
के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तुषार शर्मा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद से मामले की अगली सुनवाई दोपहर के बाद तय की गई। पूरा केस जो है अब कॉल डिटेलिंग रिकॉर्ड यानी कि CDR और CCTV फुटेज सबसे अहम कड़ी बन चुका है। पुलिस का कहना है कि गिरिबाला सिंह द्वारा किया गया फोन कॉल और CCTV फुटेज जांच का हिस्सा है। वहीं त्विषा के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी मानसिक प्रताड़ना और दबाव में थी। परिवार लगातार डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने की मांग कर रहा है। मीडिया के सवालों पर गिरिबाला सिंह की चुप्पी भी अब कई सवाल खड़े कर रही है। CBI जांच की सिफारिश के बाद से जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो वो बिना जवाब दिए सीधे कार में बैठकर निकल गई। इस दौरान उनके वकीलों और मीडिया के बीच बहस भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि तुषार शर्मा केस में कई डिजिटल और परिस्थितिजनक सबूत अभी जांच के दायरे में है। ऐसे में पीड़ित परिवार आरोपी पक्ष की अग्रिम जमानत को लगातार विरोध कर रहा है और अब पूरे प्रदेश की नजर जो है हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और संभावित CBI जांच पर टिकी हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या CBI जांच में इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े नए राज सामने आएंगे। नोएडा प्राधिकरण में तबादले के बाद से प्रशासनिक फेरबदल अब तेज हो गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के बाद से शुक्रवार को 3 अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया और इसमें वरिष्ठ प्रबंधन प्रवीण सलोनिया और उद्यान विभाग के उपनिर्देशक राजेंद्र समेत अन्य अधिकारी शामिल है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही शासन ने तबादला आदेश जारी किए और स्पष्ट चेतावनी दी कि समय पर रिलीव न होने पर निलंबन और कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही प्रवीण के पास से वर्क सर्किल 3 और वर्क सर्किल 7 की जिम्मेदारी थी, जो कि अब खाली हो गई है। इससे प्राधिकरण में कार्य व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कोलकाता के मशहूर स्टेडियम के बाहर लगी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा डिजाइन किए गए फुटबॉल थीम मूर्ति को शनिवार को हटा दिया गया और इस कार्रवाई के बाद से बंगाल की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति साल 2017 में FIFA U7 वर्ल्ड कप से पहले लगाई गई थी। मूर्ति में फुटबॉल खिलाड़ी के 2 बड़े पैर और ऊपर फुटबॉल दिखाई गई थी। यह संरचना लंबे समय से विवादों में रही और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई बार मीम्स और आलोचना भी होती रही। रिपोर्ट की माने तो बीजेपी सरकार बनने के बाद से राज्य के खेल मंत्री जो हैं उन्होंने इस मूर्ति को अजीब और भद्दा डिजाइन बताते हुए हटाने की बात कही और इसके कुछ दिनों बाद ही प्रशासन ने बुलडोजर और मशीनरी की मदद से मूर्ति को हटा दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से बुलडोजर कार्रवाई जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। बता दें कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाया गया है और इस कार्रवाई में TMC की पार्टी दफ्तरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम वर्धमान जिले के वर्ननपुर इलाके में स्टील प्लांट जो है वो प्रबंध टीम ने प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि जिन जमीनों पर निर्माण किया गया था वो प्लाट जो था वो जमीन थी और लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। खबरों की माने तो बुलडोजर कार्रवाई में TMC के 2 पार्टी कार्यालय समेत कई कथित अवैध ढांचों को हटाया गया है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है, जिसके बाद से राज्य की राजनीति में और भी ज्यादा अब राजनीति तेज हो गई है। सरकार बुलडोजर की राजनीति हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकता। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि राज्य में अवैध कब्जों और गैर कानूनी निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि बीजेपी और TMC के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई का नया केंद्र बनती जा रही है। बिहार की राजनीति में महंगाई अब बड़ा सियासी मुद्दा बनती जा रही है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार पर जोरदार
हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीब, किसान, मजदूर और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया और जनसभाओं के जरिए कहा है कि महंगाई ने लोगों का घर चलाना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए की कीमतें कमजोर हो रही हैं और रोजमर्रा का सामान लगातार महंगा होता जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन तक कह दिया है और ऐसे में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे विपक्ष के बड़े हथियार बन सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 21 साल की वॉलीबॉल खिलाड़ी मोनू, जिसने स्टेट लेवल तक अपनी खेल में पहचान बनाई और अब दुनिया में नहीं है। वो आरोप है कि प्यार की कहानी दुश्मनी में बदली और फिर 3 दिन तक बेरहमी से टॉर्चर करके उनकी हत्या कर दी गई। मोनू राजस्थान के भिवाड़ी के सैदपुर गांव के रहने वाले थे। करीब 8 महीने पहले उनकी दोस्ती फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और रिश्ते प्यार में तब्दील हो गए, लेकिन परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि दोनों रिश्तों में भाई बहन लगते थे। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में लड़की घर छोड़कर चली गई थी। परिवार ने इसके पीछे मोनू का हाथ बताते हुए उसके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया। 17 मई को मोनू इसी मामले में थाने में जांच में शामिल होने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही लड़की के परिजनों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया। आरोप है कि मोनू को 3 दिनों तक एक ट्यूबवेल वाले घर में बंधक बनाकर रखा गया और लगातार बेरहमी से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे मामले को लेकर खौफनाक बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनू के सिर और नाक की हड्डी टूट चुकी थी, पसलियां फेफड़ों में घुस गई थी और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। जब मोनू अधमरी हालत में पहुंचा तो आरोपियों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया और खुद पुलिस को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं तेलंगाना में भीषण गर्मी अब जानलेवा होती जा रही है। राज्य में लगातार पड़ रही प्रचंड हीट वेव के कारण अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। बता दें कि तेलंगाना के राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य के 7 जिलों में हीट वेव से 16 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से जयशंकर, करीमनगर और निजामाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और कई जिलों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब सीज फायर को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम और शांति समझौते को लेकर बैकडोर बातचीत चल रही है और इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीर मुनीर तेहरान पहुंचे हुए हैं, जहां वो मध्यस्थता की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबरों की माने तो कतर और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के करीब 20% तेल और LNG सप्लाई गुजरती है। बताया जा रहा है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नए नियंत्रण और ट्रोल सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और खाड़ी देशों ने इसका विरोध किया है। भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वो पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली क्षेत्र में चील जैसी पक्षियों के आसमान से गिरने के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले 1 हफ्ते में खतौली कस्बे में करीब 5 से 6 चील गर्मी के कारण जमीन पर गिरते दिखाई दिए हैं। इसके बाद से वन विभाग की टीम ने इन सभी पक्षियों का रेस्क्यू करके उन्हें LIC वेलफेयर एनिमल सोसाइटी में उपचार के लिए भेजा गया। वन विभाग के अनुसार अब तक 2 चीलों का इलाज के बाद से सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है, जबकि 3 चीलों का इलाज जारी है। दुर्भाग्यवश एक चील की मौत हो गई है। वन विभाग ने बताया है कि सभी मामलों के मुख्य कारण वो भीषण गर्मी बताई जा रही है।
ग्रेटर नोएडा में बीए एलएलबी के एक छात्र का आत्महत्या संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में छात्र ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने आरोप लगाया कि लाखों रुपए की फीस लेने के बावजूद भी उसे हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन देर रात सक्रिय हो गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने छात्र की लोकेशन ट्रैक करके उसकी तलाशी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि छात्र दिल्ली स्थित अपने घर सुरक्षित पहुंच चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद से फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं अक्षय त्रिपाठी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष बीएलएलबी का छात्र, जो अपने जीवन का अंतिम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आप सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और मेरी जीवन की आखिरी वीडियो होगी। मेरे ऊपर चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर विक्रांत और रहीम बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर राकेश कुमार और अन्य प्रॉक्टोरियल बोर्ड के मेंबर ने झूठे आरोप लगाए और मानसिक रूप से मुझे बहुत प्रताड़ित किया। इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के डिसीजन के लिए मैं अपने वीसी डॉक्टर राणा प्रताप सिंह के पास डीएसए मनमोहन हुआ। यूनिवर्सिटियों पूरी तरह से फर्जी और करप्ट लोगों से भरी हुई है। वहीं नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी ने लाखों रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 113 थाना पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला जो है सनशाइन इंफ्रोवेल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके निर्देश पर जांच के घेरे में है। पीड़ित सेक्टर 51 निवासी व्यापारी को सोसाइटी में फ्लैट दिलाने का वादा किया गया था। इसके बाद से आरटीजीसी, यूपीआई और साथ ही नगद में कुल 87.31 लाख रुपए जमा किए गए थे। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद भी कोई भी एग्रीमेंट किया नहीं गया और ना ही फ्लैट दिया गया। बाद में फ्लैट की कीमत बढ़ाने का हवाला भी देकर आरोपी से उन्होंने लाखों रुपए की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं नोएडा में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और नई दरों के अनुसार 99 रुपए प्रति लीटर और डीजल की अगर बात करें 91 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दामों में 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दामों में 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पावर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई है, 108 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है और लगातार बढ़ते ईंधन के दामों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। परिवहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ने से महंगाई पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण दैनिक जीवन यापन जो है वो काफी मुश्किल होता जा रहा है। जेवर क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग गोपाल का शव जो है मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि गोपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पिता ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी। शुक्रवार को तलाशी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जिसके बाद से टीम मौके पर पहुंची और बंद मकान में गोपाल का शव बरामद किया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान बताए गए हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद से हंगामा हो गया। आरोप है कि युवक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसे अपना नंबर देने का प्रयास किया, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ लिया है और घटना के बाद से शिवाजी सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो एक दिन पुराना है, जिसमें मारपीट की घटना साफ दिखाई दे रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आज उस समय हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में निवासियों ने बिल्डर और प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि फ्लैट बेचते समय बिल्डर द्वारा किए गए कई बड़े वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। निवासियों के अनुसार उन्होंने 7 स्टार क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम,
स्पोर्ट्स सुविधाएं, पार्क और बेहतर सुरक्षा जैसी सुविधाओं का भरोसा दिया था, लेकिन कोई भी सुविधा आज भी अधूरी है। निवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोसाइटी का एंट्री गेट इंदिरापुरम की तरफ देने का वादा किया गया था, लेकिन अब एंट्री गांव और पुख्ता रोड की तरफ से है, जहां पर रोजाना भारी ट्रैफिक जाम लगता है। लोगों का कहना है कि इस जाम के कारण उन्हें ऑफिस, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए समय पर पहुंचने में परेशानी होती है। वहीं नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। 13 अप्रैल को थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में विपुल मोटर्स के पास वाहनों में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कई 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया गया है कि वो महावीरा कंपनी सेक्टर 63 में ट्रेलर के पद पर कार्यरत था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाया और अन्य साथियों के साथ मिलकर वाहनों में आग लगाई और लोहे के पाइप से तोड़फोड़ भी की। जांच में सामने आया कि आरोपी की पहचान वैज्ञानिक साक्ष्यों और वीडियो फुटेज के आधार पर की गई है। अमेठी से खबर है, जहां पर एक पारिवारिक विवाद उस समय हिंसक झड़प में तब्दील हो गया जब ससुराल में महिला के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर उसके मायके पक्ष ने लोग पहुंचे और बातचीत की। आरोप है कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के साथ कथित मारपीट की जानकारी मिलने के बाद उसके भाई और परिजन ससुराल पहुंचे और इसी दौरान विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में महिला के 2 भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कुशीनगर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर पिपरा गांव के सामने एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी और राहगीरों की भीड़ जुट गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार हाईवे किनारे जलाए गए कूड़े और अन्य सामग्री से उठ रहे घने धुएं के कारण सड़क पर दृश्य जो था वो बेहद ही कम था और इसी बीच ट्रैक्टर और कार के बीच टक्कर हो गई। मैनपुरी जनपद से खबर है, जहां पर प्रशासन ने चारागाह की लगभग 25 बीघा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। मिशन समाधान अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई के तहत तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर मौजूद रही। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है, जबकि ग्रामीणों ने सरकारी भूमि को मुक्त कराए जाने पर संतोष व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहदेव सिंह यादव ने तहसील प्रशासन को शिकायत देकर बताया कि चौहानपुर गांव के पास चरगाह की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से खेती की जा रही थी, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र में चौराहे के पास एक धर्म कांटे पर ड्यूटी कर रहे चौकीदार की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल बन गया है, जबकि मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार चौकीदार धर्म कांटे की रखवाली कर रहा था और बताया जा रहा है कि वो कांटे के पास ही लेटा हुआ था और इसी दौरान खड़ी एक ट्रक की चालक जो है वो पीछे से आकर टक्कर मार दी। ट्रक चालक की चौकीदारी को वहां पर आने का अंदाजा नहीं हुआ और वाहन उसके ऊपर चढ़ गया। हादसा इतना गंभीर था कि चौकीदार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।